हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का सेट प्रैक्टिस नंबर 11वां लेक्चर लेके आया हूं। बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लीजिएगा। ये जो बुक है किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गया 25 सेट प्रैक्टिस के रूप में दिया गया है। उसमें 40 जो है आपका जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद 30 मैथ है और 30 रीजनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग 40 जनरल अवेयरनेस का देखेंगे, उसके बाद 30 मैथ का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे। उसके बाद 30 रीजनिंग का हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सेट प्रैक्टिस जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो आपका जोरदार स्वागत रहेगा हमारे इस चैनल के फैमिली में। चलिए अगला सवाल, पहला हम लोग सवाल शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि जनरल अवेयरनेस का 40 सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है कि निम्नलिखित में बीमारियों में से कौन सी बीमारी जो है विरासत में नहीं मिलती है, मतलब कौन सी एक जेनेटिक बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले ये जो है पुटीय तंतु, जो ये काइस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक जेनेटिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम भी है, मांसपेशियों दूर विकास ये भी है, मलेरिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया जो है वह एक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, तो यह एक जेनेटिक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जा सकता है। ग्लूकोज को अगर हमको तोड़ना है, ठीक है, तो अवायवीय रूप से, ठीक है, तो अवायवीय रूप से तो किस आधार पे तोड़ना पड़ेगा, तो यानी किण्वन के, यह तोड़ा जाता है, इसे किण्वन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को जो है सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देता है। कौन, तो यानी किण्वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, अम्ल वर्षा का उत्तरदायित्व तत्व कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जबरदस्त सवाल है यह, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये सवाल, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बार यह पूछा गया। ठीक है, याद रखना, जो अम्ल वर्षा होती है यह किसके उत्तरदायित्व होती है, तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। याद रखना SO2 NO2। ठीक है, तो याद रखना है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जो है अम्लीय वर्षा का बहुत ही खतरनाक कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फीफा का मुख्यालय कहाँ है। ये जो फीफा होती है, यह जो फुटबॉल हर गेम होती है ना, तो ये जो फीफा का हेड क्वार्टर है वह कहाँ है, तो याद रखना यह जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना है जूरिक में। ठीक है, कहाँ है, जूरिक में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जूरिक कहाँ है, यह स्विट्जरलैंड, याद रखना है स्विट्जरलैंड में है यह जूरिक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1904 में। याद रखना है, बहुत ही शानदार सवाल है, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही खतरनाक। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सी विद्युत रोधी है, कौन सी जो है एक विद्युत रोधी है, यानी विद्युत इसमें जो है कुचालक, विद्युत रोधी मतलब कुचालक। ठीक है, मरकरी में पार हो जाती है, जर्मेनियम कार्बन ये सारे, लेकिन कांच में विद्युत पास नहीं होती है, यानी विद्युत का बहुत ही बैड कंडक्टर है, तो इसी को विद्युत रोधी कहा जाता है। तो कांच ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कांच के अलावा बहुत सारे और भी है, जैसे प्लास्टिक है, ये विद्युत रोधी है। ठीक है, रबर हो गया, रबर ये भी एक विद्युत रोधी है। और भी बहुत सारे, जैसे मान के चलिए, हाँ, लकड़ी हो गया विद्युत रोधी, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद वायु हो गया। ठीक है, सवाल ऐसे बनते हैं। उसके बाद मृतिका हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं, कौन सा स्मारक पत्थरों का शोपन के रूप में जाना जाता है। पत्थरों का शोपन के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखना पंचमहल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचमहल को जो है पत्थरों का शोपन के रूप में जाना जाता है। ये पंचमहल कहाँ स्थित है, तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में स्थित है यह
पंचमहल, बहुत ज़्यादा शानदार सवाल है, यह पूछा जाने वाला खतरनाक सवाल है। ठीक है, कहाँ स्थित है पंचमहल? तो याद रखना यह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए अगला सवाल, जियोलाइट क्या है? जबरदस्त सवाल। जियोलाइट जो है एक क्या है? तो यार ना जल योजित एल्युमिनियम सिलिकेट होती है कौन? जियोलाइट। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वायु प्रदूषण सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दुनिया में भी अगर एयर एयर पॉल्यूशन हो रही है तो सबसे ज़्यादा किसका कारण होती है? तो यार ना मोटर वाहन। अभी जो गाड़ी चलती है और गाड़ी से धुएं निकलती है, सोचिए दुनिया में कितना गाड़ी चलता होगा, जितना इंसान है उतना गाड़ी है। अब सोचिए, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो याद रखना है मोटर वाहन जो है यह बहुत ही खतरनाक वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोटर वाहन। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर, आयतन पर, घनत्व पर, द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना पानी का क्वथनांक जो है वह वायुमंडलीय दाब पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि अगर पानी को हम पहाड़ों में ले जाएंगे तो क्वथनांक घट जाती है। ये हमेशा याद रखना, मतलब पहाड़ में जा रहे हैं तो यानी ऊंचाई पे जा रहे हैं, ऊंचाई में जा रहे हैं यानी हमारा वायुमंडलीय दाब घट जाती है। जितना हम पृथ्वी की जितना हम अपोजिट साइड जाएंगे यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट साइड जाएंगे, वो हमारा जो है वायुमंडलीय दाब उतना कमी हो जाएगा, तो क्वथनांक भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इनमें से कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा जो है स्वर्ण भंडारित है? कौन सा मरुस्थल जो है स्वर्ण भंडारित है? तो जानना अमेरिका में स्थित है मजोव मरुस्थल। मजोव मरुस्थल जो है अमेरिका में स्थित है। यह जो है सोने की भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह इसे सोने का भंडार के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तो याद रखना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सॉरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यार ना मोरदार पर्वत। ठीक है, मोरदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे नवीन पर्वत है, यह एक नवीन पर्वत है, याद रखना हिमालय। ठीक है, तो मोरदार पर्वत के नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक वलीद पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण जो है ना पृथ्वी के दो या दो से अधिक प्लेटों के टकराने से हुई थी। ठीक है, यह जो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य जो टकराव हुई थी उसी का परिणाम क्या है? तो याद रखना हिमालय। ठीक है, बहुत ही शानदार। और यह जो होती है वह नवीन पर्वत है। चलिए अगला सवाल आते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करती है। तो याद रखना उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसके क्या अभाव है? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है फसल के लिए बहुत ही शानदार जो है मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें ना ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ये ज्योग्राफी का बहुत ही खतरनाक सवाल है, एग्रीकल्चर का बहुत ही खतरनाक सवाल ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी जो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, ये सारे जो है आपका ये जो है ना उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, अच्छा खासा उत्पादन हो जाती है जैसे नई जलोढ़ मिट्टी में, लेकिन ह्यूमस की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ये सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जबरदस्त सवाल है। मौलिक कर्तव्य को तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो है यह जोड़ी गई थी। कौन सी समिति थी? तो यार ना ये सवाल पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन में 1976 में रूस से यूएसएसआर यानी रसिया के संविधान से ली गई मौलिक कर्तव्य जो कि कितना जोड़ा गया था? तो यार ना टोटल उस टाइम 10 को जोड़ा गया था। कब? 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हालांकि 2002 में जो है शिक्षा का मौलिक
मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 2002, ठीक है, 2002 में भी 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह और एगो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में। टोटल अभी एक यहाँ लास्ट में जुड़ा तो, और पहले पहले 10 तो टोटल 11, अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। कब जोड़ी गई थी? 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्णिक सिंह समिति थी, यूरोप से लिया गया। और उसके बाद उस टाइम जो है 42वें संविधान यानी 1976 में को जोड़ा गया था 10 गो, 2002 में को जोड़ा गया था तो यानी एगो 46वें संविधान संशोधन। टोटल में अभी कितना है? 11। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मूल संविधान में। सवाल पूछा जाता है मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य थे, तो याद रखना है नहीं, एक भी नहीं था, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल, बांस को वर्गीकृत किया गया है। बांस को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? यह एक घास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापना है, ये जो है ना लक्स मीटर मापता है। तीव्रता कौन मापती है? लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्स मीटर जो है यह तीव्रता को मापती है, प्रकाश की तीव्रता को। चलिए 17 नंबर सवाल आते हैं, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? यार ना शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शीशा का इस्तेमाल करते हैं, यानी लेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल 18 नंबर सवाल, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? बहुत ही जबरदस्त सवाल। व्यावसायिक रूप से अगर सबसे पहले शुरुआत की गई थी कंप्यूटर, उसका नाम था यूनिवैक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिवैक जो है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो कि अमेरिका के द्वारा स्थापित की गई थी। ये जबरदस्त सवाल है। अमेरिका के द्वारा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका नाम है, ठीक है। फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे ही नाम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? बहुत ही जबरदस्त ज्योग्राफी का सवाल। अमरकंटक की जो पठार है वह वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो याद ना है, यह जो है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी, अमरकंटक के पहाड़ों से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और जाके कहाँ गिर जाती है? तो याद रखना ये जो गिर जाती है फिर जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, सोन नदी भी अमरकंटक के आसपास से ही निकलती है, ठीक है, सोन नदी भी, लेकिन यहाँ नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश के आसपास अनूपपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अमरकंटक पहाड़ी में बहुत सारे जलप्रपात भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थॉमस कप किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार सवाल। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो यार ना बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप की प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो यार ना है 1949 से शुरुआत हुई थी बैडमिंटन यानी थॉमस कप की शुरुआत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व विकास रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यार ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट मतलब जारी की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित किया जाए, ठीक है। तो सबसे यहाँ देखिए, यहाँ मिलाया गया है, ठीक है। सूची 1 प्रधानमंत्री है, सूची 2 पंचवर्षीय योजना, उसके काल में कौन सा चला गया वो सही है। तो सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू 10वीं नहीं 11वीं, हाँ पहला हो जाएगा, मतलब द्वितीय और पहला तीसरा ये सारे जो जवाहरलाल नेहरू, तो पहला नहीं है यानी द्वितीय, एक का ए हो जाएगा, ठीक है, एक का ए हो जाएगा। 1900 कब से चली थी? याद रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, ठीक है। तो इस दौरान तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जी थे, तो ये हो गया एक का ए। दूसरा बता रहे हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है ना, इसके समय 2007 से 2012, 2013, 2014 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये इस टाइम जो है ना कौन सी, तो याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये
कब से कब तक चली थी? 2007 से 2012 तक, ठीक है। उसके बाद 12 से 17 तो लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी किसके टाइम पे? याद रखना है, मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? तो याद रखना 2002 से 2007, 2002 से 2007 तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या मिलाएं? जवाहरलाल नेहरू ए का ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर बी, ए सी बी हो गया, मतलब ए सी बी, ए सी बी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए सी बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण यानी इकाई नहीं है? तो याद रखना है, ये जो बैंक दर है, रेपो रेट, ये सारे हैं। खुला बाजार परिचालन ये भी है। मार्जिनल आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जबरदस्त सवाल, निम्नलिखित में से कौन से धन का उदाहरण है? धन का कौन सा एक उदाहरण है? तो सबसे पहले बता रहा है मुद्रा, नोट और सिक्के, ये एक धन है, ठीक है। बचत खाता की जमा, ये धन नहीं है। सावधियाँ जमाएँ, हाँ नहीं, ये भी बचत खाता जमा, ये भी धन हो जाएगा, ठीक है। चालू खाता जमा, ये भी धन हो जाएगा। सावधिक खाता जमा ये नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी डी हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोमट मृदा के बारे में सही है? दोमट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही बता रहा है? सबसे पहले हमें देखना कि यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है। गलत, ये जो है नाइट्रोजन से भरपूर नहीं होती है, ठीक है, दोमट मिट्टी में। गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है, ये भी गलत बता रहा है, ठीक है। दोमट क्षेत्र भारत की अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी जनसंख्या के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। तो 3 नंबर सही बता रहा है। नेक्स्ट आते हैं, वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वन नियम के आधार पर? तो सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बाघ परियोजना अधिनियम 1973 में आया था, ये भी सही है। हाथी परियोजना 1992 ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1984 ने 1986 में आया था, तो ये गलत जा रहा है, ठीक है। मतलब 86 रहता तो सही हो जाता। तो 4 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये चारों याद रखना, एकदम जहन में याद रखना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 73 बाघ, 92 हाथी और 86 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर की, अटल बिहारी वाजपेयी किसके लिए प्रधानमंत्री, मतलब कितने बार प्रधानमंत्री रहे, ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वह 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 में मात्र 13 दिन रहे थे, सबसे कम कार्यकाल इसी का है, ठीक है, मात्र 13 दिन। उसके बाद 1998 से 99 तक, 98 से 99 तक लगभग 13 महीना, ठीक है। उसके बाद 1999 से 2004 तक लगभग 5 साल, ठीक है, ये सब याद रखना है। तो कई बार प्रधानमंत्री बन चुके थे? 3 बार, ठीक है। 1996 में सबसे कम 13 दिन सरकार गिर गई थी, 98-99 में 13 महीना, 99 से 4 से 5 साल तक, ठीक है, तो 3 बार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। दलहन की खेती के बारे में हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बोल रहा है दलहन जो है ना कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही। कम नमी की आवश्यकता पड़ती है दलहन होने के लिए, तो पहला सही है, ए सही है। दूसरा जा रहा है, बोल रहा है कि शुष्क परिस्थिति में, हाँ शुष्क परिस्थिति में ही होती है, ठीक है, ज़्यादा बरसात यहाँ जरूरत नहीं है, हल्का सा शुष्क यानी गर्मी और हल्का सा ठंडा गर्मी ऐसे ही टाइम होती है। भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होती है, ये गलत जा रहा है, क्योंकि भारत में मतलब दालें तो उगाई जाती है बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन जो है ना आपका उपभोग यानी खपत भी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि निर्यात ज़्यादा हो रही है, ये गलत जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? मासिन राम, दुनिया का बहुत ही खतरनाक जगह है, दुनिया में एकमात्र जगह है मासिन राम। कहाँ स्थित है? मेघालय में, ठीक है। ये जो है भारत का सबसे ज़्यादा बरसात वाली जगह है, हर समय बरसात होती है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ सबसे कम बरसात किस जगह पे होती है, तो जानना जैसलमेर में, राजस्थान के एक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। चलिए अगला सवाल, गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत
के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित, गुज्जर जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, तो याद रखना ये जो है ना जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं गुज्जर समुदाय। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वैयक्तिक आयकरों को कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है, तो याद रखना ये वैयक्तिक आय इसी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, राणा प्रताप सागर जो है वह जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, सवाल बहुत ही जबरदस्त किया है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये जो है ना वह राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी से बना हुआ यह राणा प्रताप सागर यह कहाँ स्थित है, तो याद रखना राजस्थान, रा से राजस्थान, रो से राणा, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, राणा प्रताप सागर की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 9 फरवरी 1970। इस टाइम प्रधानमंत्री तत्कालीन कौन थे, तो याद रखना है इंदिरा गांधी। ठीक है, इसी के द्वारा 9 फरवरी 1970 को राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है, इसी को स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट और सेकंड, लवण और खदान हमें मिलाना है। ठीक है, तो हाँ सबसे पहले बोल रहा है कि जस्ता कहाँ मिलते हैं, तो याद रखना जस्ता ज़्यादातर जावर खदान से मिलते हैं, जो से जस्ता जो से जावर। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सोना किस क्षेत्र में आते हैं, तो हट्टी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोना मिलते हैं। क्रोमाइट जो है वह किससे संबंधित है, हट्टी जो है आपका सुकिंदा क्षेत्र में मिलता है, और पायराइट जो है आमजोर। ठीक है, पायराइट आमजोर से मिलता है। तो ये रखना CDAB, CDABA, हाँ तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात जो है महिला के संबंध में भारत राज्यों की सही अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में हमें सजा, देखिए सवाल ऐसे ही बनते हैं। 2011 जनगणना अभी भी पूछ रहा है, क्योंकि और इसके बाद जनगणना ने नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेफिनेटली सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अवरोही क्रम में हमें सजाना है। तो देखिए 2011 में जो अवरोही मतलब क्या होती है, तो अवरोही मतलब जो सबसे कम है ये चारों में से, उसको पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये सही जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में आपका उस टाइम 963 था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 950, मध्य प्रदेश में 931। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में 889। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा, इसी को तो क्या बोलते हैं अवरोही। आई थिंक मैंने उल्टा बता दिया था ना, सॉरी एक्सट्रीमली। तो ये अवरोही होती है, सबसे बड़ा सबसे पहले होती है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, जल परिवहन में कौन मदद करता है, जल से जल, जौ से जाइलम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है आपका पोषक तत्व जो क्लोरोफिल से लेके, मतलब पत्तों के द्वारा जो पोषक तत्व है वह सारे पत्तों से लेकर सारे जड़ों तक पहुंचाता है, वो फ्लोएम करता है। और जल जो है वह खनिज मिनरल्स जो होते हैं, जल जो होते हैं, जो हम लोग मिट्टी में मतलब खींचता है, वो मिट्टी से खींचकर पूरे पेड़ तक पहुंचा देता है। ठीक है, जैसे जल जैसे जाइलम। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल, अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न विशेषताएं होती है, इन विकिरण प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन जो है सही गलत जा रहा है। पहले बता रहे हैं कि अवरक्त की तरंगधैर्यता बैगनी तरंगधैर्य से अधिक होती है, बिल्कुल सही। पराबैंगनी की तरंगधैर्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, ये भी सही जा रहा है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक है, ये देखते हैं। पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम है, ये गलत जा रहा है, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर सवाल, प्रातः या सायंकाल मतलब सुबह या शाम को जब सूर्य क्षितिज के निकट होती है तब रक्तीब दिखाई देती है, यानी लाल कलर का दिखाई देती है।
इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यह 5 स्टार सवाल है, फिजिक्स का बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया। तो यार ना प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करें? प से प्र, प से प्रकाश। अब बोलेगा प्रकाश मतलब क्या? सूरज का प्रकाश तो हर दिन भर देता है, लेकिन सुबह और शाम का ही प्रकाश हमें पसंद है, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर सूरज का धूप हमको पसंद है तो सिर्फ सुबह और शाम का ही जो धूप है ना, वही दोनों धूप पसंद है। बाकी जो सुबह दोपहर हो गया 10 बजे 2 बजे, ये सारे पसंद नहीं है। तो प से प्र से प्रकाश पसंद है, प से प्र से प्रकीर्णन, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सुबह शाम, यानी सुबह शाम यहाँ हो गया, उसका लाल दिखाई देना। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत को ढूंढना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को तीनों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को तीनों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है, और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय के बाद भी दिखता है। क्या ये जो है वह परावर्तन के कारण होती है? तो क्या असत्य ढूंढ रहा है ना, तो ये जो है वह एक गलत बता रही है। मिरिक मरीचिका वायु गर्म की परतों के बीच प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनाती है, ये सही है। एक पर्यवेक्षक इंद्रधनुष को केवल तभी देखा जा सकता है जब सूर्य उसके कंधों से 90 डिग्री पर हो, गलत। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि 90 डिग्री जब भी सूरज रहेगा, यानी धूप अगर 12 बजे है तो कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, याद रखना। जब भी दिखेगा या तो सुबह के 10 बजे 11 बजे या 3 बजे 2 बजे, ऐसे ही टाइम दिखेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की हमेशा अपोजिट साइड बनती है रेनबो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री गलत जा रहा है, ये भी गलत जा रहा है, पहला सही है। यहाँ सवाल कर रहा था कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। ध्वनि तरंगे जो है इसमें कौन सी विचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगों में कौन सी विचरण नहीं करती है? देखिए, अगर वायु में रखे तांबे के तार, ये विचरण करती है, बिल्कुल सही। वायु में रखी चांदी की पट्टी, ये भी करती है। जल में रखा कांच का फ्रेम, ये भी करता है। एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप, ये गलत है, वे नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जबरदस्त सवाल। तो याद रखना, भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि 1952 से 1962 तक रहे थे, ठीक है। दूसरा राष्ट्रपति जो है वह 1967 से 69 के दौरान जाकिर हुसैन जी रहे थे, जो कि राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हो गई थी, और उपराष्ट्रपति के दौरान नहीं, ये बाद में फिर राष्ट्रपति बने थे, हाँ। और उस टाइम यह इसकी मृत्यु हुई थी, राष्ट्रपति के दौरान मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 सवाल हम लोग जो है वह क्या देख लिए? 40 सवाल हम लोग जीके जीएस देख लिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का हम लोग 40 सवाल देख लिए। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद भी आया होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े, कुछ ट्रिक्स भी लगाएं ताकि याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब मैथ हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। हाँ, कुछ ऐसे भी मैथ रहेंगे जिसका शॉर्ट ट्रिक्स बनाना कतई मुमकिन नहीं है, तो वो जो है आपका अपवाद में रहेगा। चलिए पहला सवाल हम लोग मैथमेटिक्स का आते हैं। मैथमेटिक्स का ज़बरदस्त सवाल है कि ए और बी मिलकर 12.5 दिनों में कोई काम करती है, बी सी मिलकर 18.75 दिनों में, सी ए मिलकर 15 दिनों में करता है। तो तीनों जो है वह डी के साथ लेते हुए सी की तुलना में 40% कुशल है, तो ए बी सी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? देखिए सवाल थोड़ी टफ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तो याद रखना ए और बी मिलकर 1/12.5 प्लस बी और सी मिलकर कितना कर रहा है, तो 1/18.75 प्लस ए और सी मिलकर कितना कर रहा है, तो 1/15, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10, यानी ऊपर में 10 तो 10/125 हो जाएगा।
देखिए अगर लिख रहे हैं तो लिखते जाइएगा, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, ये हम फिर आधा करके मिटा भी देंगे। फिर उसके बाद अगर पॉइंट के बाद 2 गो अक्षर है तो ऊपर में 2 गो जीरो, यानी ऊपर में 100/1875 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 से 125 प्लस ये कटेगा तो 25 चौक 100, ठीक है, और 25 साते 175 और बचा 125, तो 25 5 125 यानी 75 बार में, और 115 इतना तो गुना जो भागा एकदम दिमाग में रहना ही चाहिए। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो 75 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 25 तिया 75, तो 3 दूनी 6, 75 एकम 75 यानी 4 एकम 4, 15 15 5 75 यानी 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हो गया 6 4 10 और 5 15, 15/75 यानी 15/75 यानी 1/5, 1/5 मेरा हो गया। क्या यह 6 मिलकर कर रहा था, यानी 6 मतलब ए बी मिलकर, बी सी मिलकर, सी ए मिलकर, यानी 6 दिन, 6 मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। अगर मान के चलो 15/75 यानी 1 15 से कम 5 3 एकम 3 3 5 15 5 75, हाँ 1/5 हो जाएगा, सॉरी 1/5, तो 6 मिलकर 1/5 यानी 5 दिन में कर रहा है, तो 3 को मिलकर कितना करेगा, इसको 2 गुना कर देंगे, तो याद रखना ये 10 दिन में करेगा, तीनों दिन मिलकर 10 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक मिटा देते हैं। आप तीनों मिलकर अगर 10 दिन में कर रहा है 1/10 दिन में, ठीक है, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। अब सी किसमें नहीं था ये हमेशा याद रखना, तो ए और बी कौन वाला है 12.5, इसको घटा देंगे टोटल वाला से, तो 12.5 यानी 110 10 10/125, ठीक है, यानी ये कितना था 2 5 दूनी 10 और ये था 25, इसको एलसीएम लेंगे तो 50, 10 5 5 यानी 5 माइनस ये 2 दूनी 4 यानी 1/50, तो 1/50 कौन कर रहा है, सी कर रहा है। ठीक है, अब डी जो है ना वह सी से 40% ज़्यादा कुशल है। ठीक है, तो यानी 1/50 है, इसको 40% ज़्यादा यानी 40% है, यानी 40/100 कर देंगे, तो ये 1 0 कट जाएगा, ये 40 25 से कट जाएगा, ये 4 25 है, यानी 25 5 125, यानी 125 मेरा कितना निकला, डी का निकला, ये डी का, उसका ई जो है ना सी का, इसी का 40% है ये, तो 125 निकला। ठीक है, अब डी निकल गया। अब क्या करना है, ए बी सी डी मतलब चारों को अब जोड़ देना, तो चारों जो है आपका 3 को पहले जोड़े हुए थे 1/10, तो 1/10, और अभी डी निकल गया 1/125, बस इसी को तो जोड़ देना है, आ जाएगा आंसर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 250 हो जाएगा, तो ये 25 प्लस 125 दूनी यानी 27/250। ठीक है, 27/250 हो गया, यानी इसको अगर काटेंगे तो 9.7/27 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.7/27, 9.7/27 हो जाएगा। कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, 9.7/27, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया हो। देखिए ऐसे सवाल थोड़े लंबे बनेंगे, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स कोई मतलब है ही नहीं, अगर कोई बन जा रहा है मतलब हर जगह वो शॉर्ट ट्रिक्स लागू नहीं होगा, तो शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह नहीं पढ़ना है, बेसिक हमें जानना ही पड़ेगा, जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स होगा वहाँ तो हम बताए भी करेंगे। चलिए 42 नंबर सवाल आते हैं, साइन 30 - ए प्लस साइन 30 प्लस ए, इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होती है 2 sin ए साइन 2 sin सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर साइन 30 प्लस ए लिखेंगे तो साइन 30 - ए, तो ये जो 30 दिया गया है उसका मान ए और बी के आधार पे हमें बैठाना पड़ेगा, सी और डी के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करने के, पहले जान लेते हैं साइन 30 साइन ये सी प्लस साइन डी का मान ये अपने से बैठाएं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 30 प्लस ए
ये हो जाएगा प्लस साइन 30 माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन हाँ 30 प्लस ए प्लस 30 माइनस ए, ठीक है, क्योंकि सी और प्लस डी को जोड़ेंगे तो सी और डी का मान वही था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी बट 2, ये 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, इन 2, फिर कॉस का कॉस लिखेंगे, फिर सी, अब सी किसको माने थे, सी और डी वही साइन 30 प्लस ए माइनस 30 माइनस 30 प्लस ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 प्लस ए बटे 2, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये सारे जो है कट जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, यानी ये टोटल हो गया 60 बटे 2 यानी 30, ये 2 एगो 30 कट जाएगा ना, 60 टोटल जो 30 और 30 जोड़ देंगे 60 बटे 2 यानी 30, तो साइन 30 डिग्री हो गया, याद रखना 2 साइन 30 डिग्री, यहाँ तक समझ गए। फिर इधर हो गया आपका, इधर कितना हो गया, ये माइनस 30 और प्लस 30, ये कट जा रहा है, ठीक है। अब ये कट जा रहा है यानी ऊपर में कितना बचा 2a, अब 2a बटे 2 यानी 2 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, ये मेरा सिर्फ कॉस ए सिर्फ बचेगा ना, इधर जैसे 2a यहाँ होगा तो ये 2 कट गया, तो सिर्फ कॉस और ए बचेगा, देखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ मेरे पास क्या बचा था, 2 साइन 30 इंटू कॉस ए, यही तो बचा था। अब 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है, और कॉस ए का कॉस ही लिखना क्योंकि ऑप्शन में यही है, तो ये 2 कट गया, सिर्फ क्या बचा कॉस ए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12% छूट, देखिए बहुत ही ईजी सवाल, 12% छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या करना है, मतलब 12% की छूट देने के बाद, यानी 12% अगर 100 रुपया था 12% छूट दे दिया तो बचा कितना 88, यानी 88 बराबर निकला 132, तो 100 बराबर वाट, बस इतने तो निकालना है, तो 100 उधर से गुना होगा 132 गुना 100 बटे नीचे 88 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देना है, कितना से कटेगा 8 एकम 8, कटेगा 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, अच्छा 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, ठीक है, ये कटेगा 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये कटेगा आपका 50, तो 50 यानी 5 तिया 15 यानी 150, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बस बहुत ईजी, 2500 निकालेंगे, पी आर निकालेंगे 4, टी निकालेंगे 3 और 100 से भाग दे देना है, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 25 चौक 100 और एगो 300, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल जो है थोड़ा समय लगेगी, ठीक है, ये सवाल थोड़ा बहुत बड़ा है। तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा करता है। कार्य की समाप्ति तक तुहिन शुरू करते हुए बारी बारी से 1-1 मिनट में ख़त्म कर दे रहा है। केवल अंत में काम करने वाली अंतिम पारी में 1 मिनट जो है वह कम समय करता है, 1 मिनट वह कम समय करता है। कार्य को पूरा करने में वह कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा करने में वह कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए सवाल थोड़ा बड़ा है, देखते हैं बन जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर तुहिन और प्रणव किसी कार्य को 42 और 70 दिन में कर रहा है तो उसको जोड़ लेते हैं, तो 1/42 प्लस 1/70, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो मेरा हो जाएगा 210, तो ऊपर में जब 42 5 210 और 7 या 21 यानी 3 बार में, यानी 8/210, यानी ये हो गया आधा, ये हो गया आधा, 4/105, ठीक है। अब पहले 52 मिनट में कितना काम हो रही थी, तो 52 मिनट अगर टोटल काम करेगा ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 1 मिनट के लिए, तो यानी 52 का था 26, तो 26 गुना ये 4/105, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 26 चौक 104/105 हो जाएगा।
शेष काम कितना बचेगा 1/105। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब तुहिन करेगा, शुरू में कौन करेगा, अब ई वाला कौन किया, प्रणव। अब तुहिन करेगा। तुहिन 1/5 जो है काम करने में कितना समय लगाएगा, तो 42 मिनट इसका चल रहा था, तो 1/5 105 है ना, 1/105 यानी 42 मिनट में कर रहा है, तो 42/105 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 दूनी 42, 21 5 है 105, यानी 2/5 काम ये 2/5 मिनट में ये कर लेगा। ठीक है, अगला काम। अब अगला काम को 2/5 अगर कर रहा है, तो अगला बात 2/5 कम कर रहा है, तो ये क्या है आपका, ये मिनट में है ना, इसको सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये तो पूरी एक अक्षर नहीं है, सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 12, और 12 दूनी 24 हो गया, यानी 24 सेकंड। टोटल शुरुआत किया था 52 मिनट में, और ये 24 सेकंड, यानी 52 मिनट 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल है। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे कार्यालय पहुंचती है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया, तो रविंद्र अपनी सामान्य गति से कितना गुना गति पर यात्रा कर शेष हिस्से की यात्रा कर लेगा। देखिए सवाल थोड़ी टफ है, लेकिन इजी बन जाएगा। देखिए यात्रा का समय अवधि कितना था, 90 मिनट, खाली ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 90 मिनट टोटल। अब बोल रहा है कि 4/3 समय, यानी 3/4 समय में कितना, 1/3 दूरी तय करेगा, यानी 3/4 समय में यह जो है ना किसका 1/3 दूरी तय करेगा। तो ये जो 1/3 दूरी तय करेगा, तो इसका समय कितना लगेगा, तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, यानी दूरी, और चाल कितना है 3/4, यानी 3/4, नीचे नहीं ऊपर में डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा आपका 40, यानी टोटल इसका समय कितना लग जा रहा है 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट लग जा रहा है। शेष समय कितना बचा, टोटल समय लगा था मेरा 90 मिनट, 40 मिनट खत्म, बचा कितना 50 मिनट, 50 मिनट बचा। अब शेष दूरी कितना बचा था, शेष दूरी मेरा 2/3 बचा हुआ था, 1/3 तो खत्म हो गया था ना, 1/3 ये 30, अब मेरा कितना बचा 2/3। अब 2/3 अगर बचा हुआ है, तो समय के पूर्व कितना लगा था 60 मिनट, यानी 2/3 का अभिष्ट चाल कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। समय यानी 90 मीटर खत्म, तो और कितना बचा था 60, दूरी बटे मिनट, कितना मिनट मेरे पास बचा हुआ है 50 मिनट, तो दूरी बटे 50 हो जाएगा, यानी 60/50 हो जाएगा। ठीक है, तो 60/50 यानी 6/5 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 6/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6/5 तय करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि 6 अंकों की संख्या इतना दिया गया है, उसमें से 24 से विभाज्य, 24 को तोड़ देंगे, 8 और 3 से टूट जाएगा। 8 का क्या प्रारूप है काटने का, तो जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए, अगर वो कट जा रहा है तो टोटल कट जाएगा। तो जैसे मान के चलिए 9 है, Q है और 4 है। ठीक है, 9 Q 4, इसको 8 से काटना है। ठीक है, तो इसको 8 से काटते हैं, तो Q का मान कुछ भी रख सकते हैं, या तो हम 0 रख देंगे तो भी 8 से कट जाएगा, जैसे 8 एकम 8। ठीक है, फिर यहाँ बचा 1 और 1 0 10, तो 8 एकम 8, फिर 2 8 थे 24। ठीक है, ये भी हो जाएगा, यानी 0 भी बैठा सकते हैं। दूसरा और क्या बैठा सकते हैं, 2 नहीं बैठाएंगे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से देखते हैं, 4 8 एकम 8, हाँ 4 से भी, तो 4 भी रख सकते हैं। फिर 8 रखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, हाँ ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये वाला रख सकते हैं, ये तीनों। ठीक है, एक ही को संख्या रखना है, मतलब एक अंक में इतना संख्या रख सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा अगर संख्या है 3 से हमको काटना है, 3 से, तो 3 से काटने के लिए क्या संख्या होनी चाहिए, सारे को जोड़ देने से अगर वो जोड़ा हुआ योगफल जो है 3 से कट रहा है, यानी ये टोटल कट जाएगा। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए P का मान यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, यह 3 से अगर कटना है तो P का मान ना, Q के मान तो हम लोग ये तीनों में से कोई एक दे देंगे, तो P का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो Q अगर मान के चलिए P का मान 1 बैठाते हैं, तो 1 यहाँ बैठाएंगे, तो ये 11, 1 1 2 3 3 और 9,
3 और 9 12 13 14 15 16 अगर सबको जोड़ेंगे तो 4 जीरो से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो जा रहा है, 8 बैठाएंगे तो हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो। ठीक है, देखिए यहाँ मान के चलिए, यहाँ अगर मान के चलिए 8 बैठाते हैं, ठीक है, कहाँ क्यू की जगह, क्यू की जगह 8 बैठाते हैं, तो क्यू की जगह 8 बैठाएंगे तो कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 22 23, 23 हो गया। अब कितना जोड़ेंगे, अब कितना रखेंगे 23, और मेरे पास 7 रख जाएंगे, और 7 रख देंगे यानी 30 हो जाएगा। तो 30 तो 3 से कट ही जाएगा ना, तो 7 रखेंगे एक जगह 8 रखेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये दोनों का गुणनफल कितना है, तो 8 7 56। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझाने में थोड़ी समय लगती है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा तो ये तो एकदम मिनटों सेकंडों का खेल है, सेकंडों का खेल है। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल आते हैं। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, वही तो निकालना है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होती है, अच्छा इसका मान दे दिया है 5, इसका स्क्वायर रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर, यानी इधर 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, यही तो दिया गया है। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान दे दिया, यानी दोनों का मान दे दिया है 45 माइनस 2xy, ये एक्स वाई का मान नहीं दिया, इजिकल टू 25। 25 उधर जाएगा 45 के बाद, तो 25 में 45 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 45 में 25 अगर घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है मेरा 2 20, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 45 उधर जाएगा तो माइनस बढ़ा क्या हो जाएगा ना, ये फिर ये -2 उधर जाएगा तो ये इधर होगा -2, तो ये हो गया माइनस माइनस खत्म 10। तो x इंटू वाई इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए एक त्रिभुज दे दिया गया है ए बी सी, बी सी के समानांतर डी ई दे दिया गया है। ठीक है, यदि दो भुजाओं को द्विभाजित करती है, यानी ए डी बटे बी डी, यानी ए डी इसका मान दे दिया 5 और डी बी इसका मान दे दिया 13, यानी ई सी बराबर अगर 26 है तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। ठीक है, बहुत ईजी। अगर समांतर चतुर्भुज है, यानी इसको और इसको बटा कर देंगे, ए डी बटे बी डी यानी 5 बटे 13। ठीक है, उसी प्रकार ए ई बटे इसी हो जाएगा, यानी x बटे 26 हो जाएगा। ये 13 2 से गुना किए तो 26 हुआ, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1/3 माइनस कोसेक 30। कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होती है। बस इसी को तो हल कर देना है। 3 1 माइनस 1 3 3 2 6। ठीक है, तो -5/3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कोई राशि जो है वह 15% प्रति साधारण ब्याज की दर पर 1750 रुपये हो जाती है। ठीक है, 1750 रुपये हो जाती है, यानी अगर हो जाती है, हो गई, ये सारे क्या बोल रहे हैं, वो एक मिश्र धन है। मतलब अगर मान के चलो कोई धन मान लेते हैं, उसी का अगर 15% रखेंगे साधारण ब्याज वार्षिक से, मतलब 1 सालों में, और वही धन को, ये तो ब्याज का फॉर्मूला है, धन अगर जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना निकलता है, 1725 रुपया। ठीक है, तो ये इसी को अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, नीचे यहाँ कुछ नहीं थे 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100, तो 100 और 115, 100 और 15 115x इजिकल टू 1725। ठीक है, तो 115 को 1725 से काट देंगे तो 15 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 और 2 0, 1500। बस इतने तो हम लोग को ढूंढना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 20% साधारण ब्याज की उतना ही समय आ रहा है, उतना ही मन आ रहा है, तो 1500 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए ज़बरदस्त पाई चार्ट का सवाल दिया गया है। 140 लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है। 140
बुद्धि वाले अंक वाले 140 के बाद तो कुछ नहीं है, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 100 से अधिक बुद्धि वाले। 100 से अधिक बुद्धि वाले, 100 से अधिक बुद्धि वाले कौन कौन है? एगो 16 हो गया, एगो 13 हो गया, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 29 हो गया। 29 और 4 कितना हो गया? 33 और 2 35 हो जाएगा। तो 35 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 53, 54 हो गया। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। इनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 ज़्यादा है। अच्छा, अंतर कितना ज़्यादा है यहाँ? 40 ज़्यादा है आयु में। परसेंटेज यानी अनुपात में कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, यानी 4x बराबर 40। तो 1x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। तो 10 इसको गुना कर देंगे तो पहला वाला 50 हो जाएगा, दूसरा वाला 90 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। राजा किसी कार्य को 20 दिन में ख़त्म करता है, जबकि रमेश 25 दिन में ख़त्म करता है। रमेश को काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। 10 दिन बाद, यानी पहले अगर जो है रमेश जो है 10 दिनों तक काम कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है रमेश 10 दिन तक अगर काम कर लिया है, यानी 10 और कितना दिन में कर रहा था? 25, तो 10/25 हो जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी 2/5 खत्म। बचा किस? 3/5 बचा हुआ है काम। कौन करेगा? अब दोनों मिलके करेगा। तो दोनों मिलके कर कितना रहा था? 1/20 काम और 1/25 काम। दोनों को जोड़ देंगे, ये 20 और 25, ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, ये 60, 100, 20 5 100, 25 चौक 100, यानी 9/4, 9/100, यानी 9 काम को वो 100 दिन में दोनों मिलके कर दे रहा है। तो बचा था कितना? 3/4। तो 3/5 काम को कितना दिन में करेगा? तो उधर गुना हो जाएगा 100 गुना 3/5 और ये 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 तिया 9 और ये 5 दूनी 10, यानी 20/3। बोल रहा है टोटल काम याद करना है। तो पहले तो 10 दिन हो गया था ना, रमेश अकेले किया था। अब 20/3 दोनों मिल के कर रहा है, तो 20/3, यानी 3 ढाई 30 और 20, 50/3 राइट आंसर हो जाएगा। 50/3 यानी 16.2/3। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक कॉलेज में हुए चुनावों के एक उम्मीदवार जो है 65% मत लाया। अच्छा, टोटल अगर 100 मत लाया तो एक जन 62 लाया, दूसरा जन कितना लाएगा? 38 लाएगा, बिल्कुल सही। उसे जो है 144 मतों का अंतर मिला, यानी यहाँ अंतर कितना है? तो यहाँ जो अंतर बता रहा है वह कितना है? तो ये जो अंतर 62 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 24 है। यहाँ कितना अंतर है? 24 का। तो 24 बराबर हो जाएगा आपका 144। 24 बराबर 144 हो जाएगा। वही बोल रहा है 100 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। 100 बराबर टोटल का मान बोल रहा है ना, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 24 छौक 144 होती है ना। 24 5 120, तो 24 छौक 144 और 6 और 100 600। ऑप्शन देखते हैं 600 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक स्कूल 6 मिनट देरी पहुंचा। अगले दिन क्या किया? वह अपना स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था ना, अब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। देखिए इसका शॉर्ट एकदम ट्रिक्स, एकदम शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। दूरी बटे चाल, दूरी कितना था नहीं पता, बटे चाल, पहला वाला चाल कितना है? 2 दूनी 4 1/5/2, यही है ना। 2 तो ऊपर चल जाएगा, नीचे का लिखेंगे। तो दूरी बटे चाल हो गया। तो दूरी बटे चाल, और को दूरी बटे चाल क्या किया? दूसरा वाला दूरी तो वही रहेगा, क्योंकि स्कूल और घर का डिस्टेंस तो सेम है ना, दूरी सेम है। तो दूरी बटे चाल, अब क्या किया? वह 1 घंटा बढ़ा दिया था, तो मतलब 2.5 घंटा में 1 घंटा बढ़ा दिया, तो 3 घंटा 3.5 घंटा। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, यानी 7/2। तो दूरी बटे चाल इसका टू क्या होती है? समय कितना लगा था? पहले 12 मिनट, दूसरा पहले 6 मिनट, दूसरा 6 मिनट, टोटल जोड़ देना है 12 मिनट। और इसको घंटा में बदलना है, क्योंकि ये सब जो है चाल घंटा में है ना, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 12/60, 12/60 यानी 1/5, तो बराबर 1/5 लिख देना, ठीक है। दूरी बटे चाल इजकल टू 1/5 समय। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो 7 5 35 हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14x और इधर 5 दूनी 10x, यानी 4x घट जाएगा, तो 4x इजकल टू 1/5। तो 5 साथ ही कट गया, यानी x बराबर 7/4, ठीक है।
तो 7/4 हो जाएगा, यानी 4 पूर्णांक 1/7/4, 7/4। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 4 एकम 4, 3, 7/4, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लोहे से बने एक ठोस सम प्रिज्म, देखिए सम प्रिज्म ऐसे ही रहता है, ठीक है। प्रिज्म बन गया। अब इसमें 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा, अच्छा 3 एक है, त्रिभुज है, नीचे त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज वाला एक ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई बीच में आता है, 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब लोहे के घन सेंटीमीटर वजन 7 ग्राम है, तो प्रिज्म का वजन कितना होगा? देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, और यहाँ से एक चीज़ सीख भी मिलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ना, प्रिज्म का जो आधार दिया गया ना, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे, याद करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हीरोन का सूत्र से पढ़े थे, याद करिए, ठीक है, 10th क्लास में, वही वाला हम लोग को अपनाना है। तो सबका मान यहाँ दिया हुआ है, क्या मान दिया है? 10, 13 और 5, ठीक है, सबका मान तो दिया हुआ है। अब इसी को हीरोन्स के सूत्र से निकालेंगे, तो हीरोन का सूत्र क्या होती है? a+b+c/2, यानी सबको जोड़ेंगे 5 और 13 और 10, यानी टोटल हो जाएगा 5 और 13 18 और 10 28, 28 को 2 से भाग देंगे यानी 14, तो 14 मेरा s निकला। अब हीरोन का सूत्र निकालेंगे, s इंटू यानी 14 इंटू, लिखा है 14 इंटू 14 माइनस 1, यानी ए 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 14 माइनस 13, तो कितना घटा देंगे? तो 1 हो जाएगा। फिर 14 माइनस 10 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये 9 है फिक्स है, तो 9 जो 3 निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर है ना, रूट से निकल जाएगा। ये 4 है, ये भी निकल जाएगा, ये 4 का 2 निकलेगा, ठीक है। और 14 तो नहीं निकलेगा, तो 14 अंदर में रह गया, यानी 3 दूनी 6 √14 हो गया, ये आधार का क्षेत्रफल। अब हमें ढूंढना है, अब आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए हैं। अब आते हैं प्रिज्म का क्षेत्रफल। प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होती है? आधार का क्षेत्रफल में बस खाली ऊंचाई गुना कर देना है, प्रिज्म का आयतन निकल गया, आयतन नहीं बोल रहे ना। तो आधार का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला था? आधार का क्षेत्रफल मेरा निकला था 614, बस ऊंचाई हमको गुना कर देना है, कितना हो जाएगा? 60 14 6 होता है, 60 हो जाना, 60 14, बस यही मेरा आंसर हो गया। आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना खाली ऊंचाई कर देना, आयतन निकल जाएगा। अब अंडर रूट 14 का मान होती है कितना? तो लगभग 3.74 होती है, 3.74 होती है इसका मान, क्योंकि पॉइंट में दिया गया इसीलिए हम इसको हल कर रहे हैं। अब इसको 60 से गुना कर देंगे तो लगभग लगभग 224, ठीक है, हाँ 224.52 समथिंग ऐसे होगा, 224.52, ठीक है। चलिए, तो 224.52 ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 224.52, 224.52 यही राइट आंसर हो जाए, नहीं मिल रहा ना। अच्छा कैसे मिलेगा? वहाँ तो बोल रहा है कि 7 ग्राम 1 का दाम है, तो 7 से गुना भी तो करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 1 15, 15 लगभग आंसर हो जाएगा, यानी 1571 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक दर से 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। हो जाती मतलब क्या? ये मिश्र धन है, जहाँ भी कहीं लास्ट में हो जाती है, हो जाएगी, इतना हो गया, ऐसे अगर शब्द लिखल रहेगा समझ जाना वो मिश्र धन है। यानी अगर हम 800 को मूलधन मानते हैं, 3 सालों के लिए मानते हैं, आर नहीं पता, तो मेरा ये ब्याज का फॉर्मूला, तो ब्याज बराबर क्या होती है? मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 956 में 800 घटा देंगे तो 156 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 को इससे काट देते हैं, 8 एकम 8 नहीं कटेगा, 3 से डाइट करते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी 8, आर बराबर क्या इतना हो जाएगा? 52/8, ठीक है। इसको 4 से काटते हैं, 13 चौक 52 और 4 दूनी 8, यानी 13/2 हो जाएगा आर बराबर। ये मेरा सिर्फ त्रिज्या निकला, त्रिज्या मेरा कितना निकला? सॉरी, ये मेरा त्रिज्या आर मतलब रेट, सॉरी रेट कितना निकला? आर तो 13/2, 13/2 निकला। अब बोल रहा है कि अगर हम 4% ब्याज में जो परसेंटेज है ना, दर, वो 4% बढ़ा देते हैं, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा, 13/2 मैंने आधा हो जाएगा 6/5,
इसमें जो है आपका 4% बढ़ा देंगे, तो 4% अगर बढ़ा देंगे और वही पैसा यानी 800, 4% बढ़ा दे तो कितना होगा 10.5 हो जाएगा। छः छः और 4 10, और वही 3 साल के लिए ही अगर हम पैसा रखेंगे तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ एगो पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एगो जीरो रहेगा ना जाहिर। तो 5 दूनी 10 और 5 21 बार में 105, ये 2 कटेगा 4 बार में, तो 4 तिया 12 × 21, तो 12 × 21 कितना, 12 × 12, एक बचा 12 × 24, 1 25, 252। ये क्या निकला ब्याज, और मिश्र धन निकालने बोल रहा है तो फिर मूलधन से जोड़ देंगे 800, तो कितना हो जाएगा 2 5 और 1052। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में 87 रन बनाया और 3 जो है औसत बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद इसका, खाली 17वीं पारी के बाद अगला पारी वाला कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले टोटल रन कितना था 87 रन 17वीं पारी में। अब 17वीं पारी में कितना बनाया, जो उसका औसत जो है ना 3 बढ़ गया, तो 17 तिया 51, तो 51 से इससे घटा देंगे, कितना बच जा रहा है 36 हो जा रहा है। अब 36 सिर्फ जो अगला पारी बन जा रहा है 17 में सिर्फ 36 जा रहा है, तो इसमें भी तो 3 बढ़ेगा, सब में अगर 3 बढ़ाते तो इसमें भी तो 3 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का 25% छूट दे पर 3600 रुपये बेचा जाता है, अंकित मूल्य याद करना है। 25% छूट देने के बाद जो है वह 36 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यानी 25% छूट यानी 75 बराबर 75/100 इक्वल टू दे दिया है 3600, तो 100 इक्वल टू 12, तो 100 उधर चल जाएगा, तो यानी 3600 इंटू 100/75, 25 दिया 25 चौक, ये 3 12 बार में, तो 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य के आम बेचने पर 25% का लाभ होती है, यदि वह प्रत्येक आम में 1 रुपये अधिक वसूली करे तो 50% लाभ होती है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए तो मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि हम लोग सबसे पहले क्या किया, प्रारंभिक जो आम का मूल्य है ना उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलिए किसी को x मान ले रहे तो 25% का लाभ हो रही है, तो x का 25% लाभ यानी 125/100 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 100x/125 हो जाएगा लाभ के साथ, ठीक है। 100x/5 माने ये 25 चौक 100, 25 5 तो ये मेरा 4x/5 हो जाएगा, बिल्कुल सही 4x/5 हो गया। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, यह क्या किया, प्रत्येक मूल्य में जो ना प्रत्येक आम के मूल्य में 1 रुपया बढ़ा दिया, तो मूल्य कितना माने थे x, इसमें हम 1 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, तो मेरा जो बेसिक था उसके हिसाब से 50% का लाभ हो रही है, यानी 150/100 हो जा रही है, ठीक है। तो ये 50 दिया 50 दूनी, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x/5 इक्वल टू x+1, ठीक है। इधर गुना होगा तो 5x+5, तो ये मेरा हो जाएगा 5x+5 इक्वल टू 6x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो x बराबर मेरा कितना निकला 5, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट आते हैं, एक विक्रेता एक माल पर अंकित मूल्य लागत से 20% अधिक अंकित किया, यानी 100 मानते थे तो 20 ज़्यादा कर लिया तो 120 हो जाएगा। अब ग्राहकों को 10% छूट भी दे रहा है, यानी इसमें इसी से अंकित मूल्य में ही हमेशा छूट मिलती है, तो 10% छूट यानी 90/100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 12 में 108, शुरू में कितना माने थे 100, अब कितना हो गया 108, कितना ज़्यादा है 8%, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी वस्तु का लागत जो है 20% है और 25% दो, यानी किसी वस्तु का 20% छूट दिया यानी 80/100, 25% छूट दिया यानी 75/100, छूट देने के बाद उसका मूल्य P हो जाता है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो ये मेरा 3/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 4 नहीं 20 चौक हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ये 4/5, ठीक है। तो ये 4 खत्म,
तो x बराबर क्या निकला, ये 5 उधर जाएगा तो 5p, और ये 3 गुना में है x के साथ, तो इधर बटा में जाएगा 5p/3, 5p/3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 16 आदमी एक काम को 14 घंटे में कर रहा है। 16 आदमी एक काम को 14 घंटे में किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। 16 आदमी एक काम को 14 घंटे में 12 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, तो 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितना काम ख़त्म करेगा। बस इसे तो लिख देना है। ठीक है, ये 12 कट गया, 14 दूनी 28, 2 8 बार में, तो 8 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विमान जो है 6 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो स्पीड याद करना है। तो विमान का स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 6 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर बटे 8 घंटे में तय कर रहा है, 8 घंटे में तय कर दे रहा है ना, तो दूरी बटे चाल, यानी इसको भाग देंगे तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, किसका, जहाज का। अब बोल रहा है इसमें 250 पर जो है प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देते हैं, तो 250 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हमको कितना दूरी जाना है 9000 किलोमीटर, तो 9000 यानी दूरी बटे चाल, कितना स्पीड से जाएंगे 1000, कितना समय में जाएंगे तो 9 घंटा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना ईजी तरीके से बन रहा है। 1008 को किस अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले 1008 को हम लोग एलसीएम से तोड़ देंगे, 2 से तोड़ते हैं। ठीक है, 2 से तो कितना हो जाएगा 504, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 252, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 126, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 63, फिर 2 से नहीं 3 से कटेगा तो 3 21 बार में, फिर 3 7 बार में। देखिए ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, खाली 7 स्क्वायर में, तो 7 को हटा देंगे, तो 7 को हटा देने से एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले अंडर रूट दे दिया, 441 को 441 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद क्या को अच्छा है 3 को 3 को 6 को, तो 6 को 0 नीचे लिखना है, 6 को 0 हो गया ना। हाँ 441 किसका होता है 21 का, 6 को 0 को जोड़ा में एको को निकालेंगे 1 2 3, तो 3 को 0 नीचे हो जाएगा, बस रूट खत्म। तो 3 को 0 के बाद 3 को बाद पॉइंट बैठ जाएगा 1 2 3 अरे को 0, तो 0.021 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69, एक दुकानदार टीवी सेटों में पूरे स्टॉक पर खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% का छूट दे रहा है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या है। तो हमेशा एक बात बोले हैं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य में लगता है, यानी अगर 6500 दिया गया है तो इसी में छूट प्रतिशत दे रहा है, 12% का छूट यानी 88/100। ये 20 कट गया, यानी 65 गुना 88, ठीक है, कितना हो जाएगा 7250, 5720। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा। ताश के पत्ते, देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ईजी। देखते हैं, 52 पत्तों की गड्डी में 3 पत्ते जो है एक के बाद दूसरे को प्रतिस्थापित सहित निकाला जाता है। तो पहले पत्ते के गुलाम, दूसरे पत्ते के काले रंग और तीसरे पत्ते के सम संख्या। चलिए बहुत ईजी, गुलाम के गो है, तो गुलाम जो है आपका 4 गो रहता है, तो 4/52 यानी 1/13 इंटू पहले पत्ते गुलाम, हाँ दूसरे पत्ते के काले, काले के गो है, तो काला एक गड्डी में 26 गो रहता है ना, 26 गो, तो टोटल 52 पत्ती, तो 26/52 यानी 1/2। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सम संख्या, सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या, तो सम संख्या के गो होती है, तो सम संख्या जो होती है ना वह आपका 26 गो ही होती है ना, 26 गो कैसे होगा, बीस गो होती है, हाँ सम संख्या 20 गो होती है, तो 20 बट्टे टोटल के को पता है 52 गो, तो 52 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 13, मतलब 4/13, चलिए 4/13 हो जाएगा। बस ऊपर में कितना हो जाएगा 4 एकम 4 एकम 4, 13 गुना 13 169 गुना 2, तो 169 गुना 2 कितना होगा 338, तो 4/338। ऑप्शन नंबर नहीं, अच्छा यहाँ 5 होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ 5 होगा, 4 5 20 होगा ना,
जो 4 13 बार में काटेंगे तो 52, 4 5 20, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5/8। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5/338। चलिए 30 सवाल हम लोग मैथ का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें, वैसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ रीजनिंग का भी पढ़ेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। एक निश्चित भाषा कार्ड को इतना कहा, सर्व को इतना कहा, पैक को इतना कहा, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए डी जहाँ भी है वो तीनों बाकी सब कहाँ कहाँ है उसके साथ मैच करेंगे, यानी सी ए और कहाँ कहाँ सी ए है, एगो सी ए यहाँ है, अगर सी ए यहाँ तो सी ए यहाँ, ये दोनों में कौन कौन सा मैच कर रहा है संख्या? तो सबसे पहले एगो 9 मैच कर रहा है, यहाँ भी 9 है, ठीक है। उसके बाद क्या मैच कर रहा है? एगो 7 मैच कर रहा है, तो यहाँ भी 7, यानी सी ए का मतलब 9 या 7 हो जाएगा, फिक्स है। उसके बाद आर, यहाँ एगो आर है और यहाँ एगो आर है, इसमें क्या मैच कर रहा है? इसमें जो आपका 5 मैच कर रहा है, इसमें 5 मैच कर रहा है, बचा स्वर कौन बोला? 3, तो डेफिनेटली डी का मान 3 है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, यानी यहाँ से शुरू कर रहा है। दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर गया, फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ा और 0.5 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? अगर प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर, यहाँ इसको मान लेंगे अगर आधा, तो ये मेरा 2.5 हो जाएगा और ये मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा? तो अगर मान के चलो ये मेरा 2.5 या 2 हो गया, तो इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र से निकालते हैं, ये मेरा एच मान लेते हैं यानी कर्ण मान लेते हैं, तो ए डी का इसको मान लेते हैं ए डी, ये मेरा ए बी सी मान लेते हैं ना, मतलब ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 का 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 625, यानी 2 के बाद पॉइंट, तो 6.25 हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्लस ये 2 का स्क्वायर यानी 4, कितना हो जाएगा मेरा? 10 25, 2 के बाद पॉइंट, अंडर रूट, ये किसका होता है? 3.2 लगभग हो जाएगा, पूरा पूरी तो नेगेटिव लेकिन 3.2 लगभग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, ए जो है ना बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, यानी उसी के नीचे लिखना है पुत्री यानी लड़की है, लड़की को माइनस से लिखेंगे। बी सी की बेटी है, बी जो है ना सी की बेटी है, ठीक है, बी सी की बेटी है, सी जो है ना डी का भाई है, ये सी जो है डी का भाई है, यानी ये प्लस भाई है, ठीक है, सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है, डी जो है ना ई की माँ है, ठीक है। सी डी भाई बहन है, याद रखना, ठीक है, पति पत्नी नहीं है क्योंकि भाई का जिक्र किया है। यदि ई एक पुरुष है तो ए का मतलब एक का जिस पर लगेगा वो सुनेगा, जैसे का किस पर है? एक पर, ए का ई से क्या संबंध है? ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से क्या संबंध है, ये इसको क्या बोलेगा? सबसे पहले यहाँ तो इसका ये मतलब कोई ये और ये और ये क्या हो गया? तो ये अगर भाई है, ये दोनों भाई है, तो ये क्या हो जाएगा? चचेरा भाई बहन, और चचेरा भाई बहन का बेटा बेटी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भतीजा या भतीजी बोलते हैं, या भांजा या भांजी। तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए एक का यानी वो सुनेगी। अच्छा, चचेरा बेटी की बेटी है मतलब भांजी बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। चचेरा बहन की बेटी है, ठीक है, ई हो गया, बी चचेरा बहन है ना तो उसका बेटी भांजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 राइट आंसर है। यदि कॉर्ड सी को 5, C8 को 37, जापान को क्या लिखेंगे? सी को 5, सी का होता है एक्चुअल में कितना? 3, तो 2 जोड़ दिया यानी 5 हो गया। फिर यहाँ सी का कितना होता है? 3, फिर ई का होता है 5, फिर ए का होता है 1 और टी का होता है 20, इसमें 2 जोड़ेंगे यानी ये मेरा हो जाएगा 5, इसमें 2 जोड़ेगा तो ये मेरा 7, इसमें 2 जोड़ेगा तो ये 3, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22। अब सबको जोड़ देंगे तो 22 3 25 और 7 5 12, तो 2 35 2 37, 37 हो जा रहा है। क्या ये सही है? हाँ 37 तो सही जा रहा है, बस यही तो कूट अपनाना हमें जापान। तो जे का कितना होता है? 10, 10 और 2 12, ए का 1, 1 और 2 3, पी का होता है 16, 16 और 2 18, फिर ए का 3,
ठीक है। एन का होता है 14, 14 2 16, बस सबको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर जाता है। वहां से वह जो है दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए वह 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ चर्च था ना, अब पुस्तकालय जाने के लिए इधर दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चल जाता है। लेकिन घर यही है, यहाँ पर घर है। यहाँ तो बोल दिया 3 किलोमीटर जाने के बाद घर पहुँच जाता है। घर और चर्च के बीच में मतलब इसका दूरी कितना है, ठीक है। तो वही अपनाएंगे फिर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे 25, किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ पेंसिल छड़ है, कुछ जहाँ बोल दिया हल्का सा टच करना है, कुछ पेंसिल छड़ है तो छड़ हल्का सा टच कर दिए। सभी छड़े पेड़ हैं तो सभी यानी सब को घेर देना है, पेड़, सभी छड़े पेड़ हैं, ठीक है। ये पेंसिल है। अब बोल रहा है सभी छड़े पेंसिल है, सभी छड़े जो है पेंसिल है, सभी मतलब टोटल घेरा है नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि सभी पेंसिलें पेड़ हैं, सभी पेंसिलें पेड़ हैं, सभी घेरा है नहीं, दोनों गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2, दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं, कूट भाषा जॉइन को इतना कहा, पॉकर को इतना कहा, तो जोकर को क्या बोलेंगे, देखिए सवाल, ठीक है। देखिए तो जे का कितना होता है, अगर जे का मान के चलिए 8 लिखा तो यहाँ भी तो जे है तो उसका मतलब 8 ही हो जाएगा। यहाँ अगर ओ का मतलब 5 लिखा तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। के का मतलब यहाँ लिखा तीसरा नंबर में 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा। 8 5 3, 8 5 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कूट भाषा में मार्बल्स को कैसे लिखा जाता है, मार्बल्स का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए अगर कूट भाषा मार्बल का हमें मीनिंग निकालना है, जैसे मान के चलिए नाम MGALC का मतलब SI का मतलब सम स्टोन्स आर मार्बल्स, ठीक है। ये चारों का मतलब जो है ये सम स्टोन्स आर मार्बल्स है। तो SIP और CL का मतलब मार्बल्स डोंट ब्रेक, ठीक है। तो ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, देखिए इसका मतलब ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, ए तो NA इधर नहीं है, नहीं है, MG भी नहीं है, AL भी नहीं है, SI है, SI यहाँ है, SI यहाँ है। इसका मतलब मार्बल्स था तब ना, इसका मतलब भी यहाँ मार्बल है, मतलब SI का मतलब मार्बल है। तो पहले ही हमें निकल जा रहा है SI का मतलब मार्बल, ठीक है, पहले ही हमें निकल जा रहा है। दूसरा हमें बोल रहा है कि इसका मतलब अगर ये है तो SIALR का मतलब मार्बल आर स्ट्रॉन्ग, तो इसमें क्या निकल रहा है मार्बल का अंतर, मार्बल का मीन्स जैसे AL यहाँ भी है, AL यहाँ भी है, SI यहाँ भी है, SI यहाँ भी है। इसका मतलब था, इसका मतलब मार्बल भी मैच कर रहा है दोनों में और R भी मैच कर रहा है दोनों में। तो कंफर्म नहीं है कि SI का मतलब R है या मार्बल है, या AL का मतलब R है या मार्बल है। मतलब दूसरा वाला जरूरी कथन गलत है, पहला सही है, पहला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 3 विषय दिए गए हैं, सबको हमको ढूंढना है। सबसे पहले कितने छात्रों ने B और C दोनों में पास किए हैं, B और C दोनों में कितने छात्रों ने पास किए हैं, तो कितना छात्रों ने B और C जो है दोनों में पास किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ कितना है 4 और 5, 9% प्रतिशत में दिया है क्या, हाँ टोटल 4 है, 400 है, तो 9% 3 और B और C में पास किया है, ठीक है। B और C में टोटल 9% पास किया है, तो 9% परसेंटेज के लिए 100 और टोटल कितना है 400,
9 चौक 36, 36 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कितने प्रतिशत छात्रों ने न्यूनतम एक परीक्षा पास नहीं किया है? न्यूनतम एक जो परीक्षा पास नहीं किया है। देखिए न्यूनतम नहीं किया है ये तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन कितना न्यूनतम सभी ने किया है। तो यहाँ देखिए 4% जो है ना सभी ने मिलकर किया है। कितना न्यूनतम नहीं किया है? 96%। ठीक है, तो 96% जो है आपका सभी ने किया है। तो वही 96 को फिर 100% के लिए, और टोटल है 400, तो भाग देंगे ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 96 6 चौक 24, 2 बचा, 6 9 54, 55 नहीं 9 चौक 36 37 38, 384। ऑप्शन देखते हैं, 384 384। अच्छा यही तो पूछ ही रहा था, इतना ही खाली 96 पूछ रहा था, 96 हो जाएगा। टोटल जो तीनों में जोड़ा था वो 4 था ना, कितना रहेगा? 96। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, निम्नलिखित 5 में से 4 जो है एक समान है और कोई एक जो है वह अलग है। तो एक हमें देखना है, लिसन फील सिंग थिंग। देखिए फील मतलब क्या होती है? महसूस करना, सिंग मतलब गाना गाना, और थिंक मतलब सोचना। ये तीनों जो है ना हम खुद कर सकते हैं। फील हम खुद कर सकते हैं, सिंग हम खुद गा सकते हैं, थिंक हम खुद सोच सकते हैं। लिसन ये सुनो, ये सुनो हम किसको बोलेंगे? दूसरे को बोलेंगे। तो ये पहला वाला सही जा रहा है, अलग है चारों से। लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से 5वां स्थान है। आकाश जो है बाएं से 5वां स्थान, तो बाएं इधर से लिख देंगे। निखिल जो दाएं से 11वें स्थान पर है। निखिल जो है ना दाएं से 11वें स्थान पर, ठीक है, दाएं से 11वें स्थान पर। तो आकाश, यदि आकाश दाएं से 50वें स्थान पर है, यदि आकाश दाएं से 50वें स्थान पर, यानी ये आकाश दाएं से 50वें स्थान पर है, ठीक है, 50वें स्थान पर है, तो ये बोल रहा है कि आकाश निखिल के मध्य कितने लड़के हैं। अगर मान के चलो ये मेरा 50वां स्थान दाहिना से हो गया, ठीक है, तो इसको अगर छोड़ लेते हैं, क्योंकि 50 और 5 और 50 एक दोनों एक ही साथ ले लिया, दोनों पे एक ही बार ले लिए, दोनों बार ले लिए, यानी इसको मान देखते हैं, इसको खाली छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 49। ठीक है 49। अब 49 में जो है आपका, तो आकाश और निखिल, हाँ आकाश और निखिल के मध्य कितने लड़के हैं? ये 49 हो जाएगा इधर, और 11 को इधर काट देते हैं। कितना दिया है आकाश? 25वां स्थान है। सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 25वां बोल रहा है भाई, हम बोल रहे हैं आ नहीं रहा। देखिए बाएं से जो आकाश है वो 5वां स्थान, दाएं से जो निखिल है वह 11वां स्थान, और ये जो है ना दाएं से यहाँ पर 25वां स्थान है, तो इसको छोड़ देते तो 24 स्थान हो जाएगा ना। वही 24 में 11 घटा देंगे इधर वाला, तो बच जाएगा जो बाकी बाकी है, तो 13। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि हरे को सफ़ेद, लास्ट में क्या बोल रहा है? सूरजमुखी का रंग क्या होता है? तो सूरजमुखी का रंग पीला होता है, ये हमेशा याद रखना। अब पीला को क्या बोलेंगे? वही वाला आंसर हो गया। देखो हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, और पीले को लाल कहा है, पीले को लाल कहा है, यानी लाल मिलाया आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीला को लाल कहा था और सूरजमुखी रंग पीला होती है, तो पीला को लाल बोलेंगे तो लाल हो जाएगा उसका रंग। अगला सवाल, फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर दिखलाते हुए अखिल ने कहा कि वह मेरी माता यानी मेरी माँ के एकमात्र पुत्र यानी मैं खुद का पुत्र है, यानी मेरा बेटा है। तो अखिल उस लड़के से क्या संबंध हो जाएगा? तो पिता, लड़के से, तो मतलब वो लड़का से मेरा क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, मैं पिता हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी सांकेतिक भाषा जियो फिजिक्स को इतना बोलेगा। देखते हैं मिला के। सबसे पहले हम लोग जियो फिजिक्स लिखेंगे, तो GEOPHYSIACS, इसको क्या बोला गया था? ALT नहीं, इसको बोला गया
PDHZRJBT ये बोला गया था। ठीक है, चलिए अब इस दोनों में क्या मतलब सिनेरियो मैच कर रहा है वही हमें ऑल टाइम टर्म्स में हम लोग मैच करवाएंगे। देखिए कहाँ है, जी के बाद एच आता है ना, तो एच कहाँ है, हाँ ये वाला है। यानी पहला किससे मैच कर रहा है, आगे वाला 1 2 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर में जा रहा है। तो पाँचवा नंबर में AL लिख लेते हैं, ALTIMETERS। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, समय लगेगी लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ऑल टाइम टर्म्स इतना दे दिया गया है। अब पाँचवा नंबर के बाद आ रहा है, मतलब अगर मान के चलिए अगर A है तो G के बाद H है, मतलब A के बाद B आएगा। तो अगर B आएगा तो कितना नंबर में आएगा, पाँचवा नंबर में, मतलब 1 2 3 4 5, यानी पाँचवा नंबर में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऑप्शन देखिए पाँचवा नंबर में B कौन वाला है, पाँचवा नंबर में बी एगो एक नंबर वाला है, तो मतलब एक नंबर वाला सही जा रहा है। और एक तो कुछ देख लेते हैं, ताकि हो सकता है गलत भी हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं भी है ऑप्शन, इसीलिए और एक देख रहे हैं। नहीं रहता तो डायरेक्ट उसी को मार देते हैं। उसके बाद ई के बाद जो ई है वह ई के बाद क्या आता है, एफ कहीं है, नहीं है। ई से पहले क्या होता है, ABCD, डी होती है, डी कहीं है, हाँ है, बिल्कुल है, यहाँ पर है, मतलब एक कम हो गया, टी ई से जो मेरा एक कम हो गया, तो मैंने दूसरा वाला से एक मेरा कम हो जाएगा और वो भी बी से पहले लिखेंगे। तो के एल से पहले क्या होता है, के, तो बी के पहले लिखेंगे के, तो के बी ऑप्शन कहीं है, के बी, पाँचवा नंबर में बी आना चाहिए, चौथा नंबर में के, ऑप्शन कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं नहीं मैच कर रहा है, पाँचवा नंबर में बी, उससे पहले के, नहीं मैच करा, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी समूह से समान है और जो एक जो है अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ज्वार एक तिलहन है, गेहूं भी एक तिलहन है, धान भी एक तिलहन है, नहीं तिलहन कैसे हो जाएगा, सरसों एक तिलहन है, ये एक दाल हो गया, ये सारे तो मोटा अनाज है, तो ऑप्शन नंबर 4 यही अलग है। नेक्स्ट आते हैं, क्रिएटिबिलिटी, अक्षरों से ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक में केवल एक ही अक्षर शब्द के बीच में जैसा वर्णमाला के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए CDE एगो मैच किया, FGHIJKLMN और नहीं कर रहा है। ठीक है, RSTUVWXY नहीं मैच कर रहा, इधर भी मैच नहीं कर रहा, इधर से मैच करते देखते हैं, आप देख लीजिएगा, YZABCDEF नहीं मैच कर रहा, TIJKSTUVWXYZ नहीं मैच कर रहा, IJKLLMNI नहीं मैच कर रहा, IJKLMN BCD, हाँ BCD इधर से मैच कर रहा है, BCD दो गो, तो दो गो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इतना अंकों के समूह के पहले और छठे अंक की स्थिति आपस में बदल दिया जाए, पहले और छठे अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो पहले और छठा में कौन है, 2, तो छठा उधर इधर आ जाएगा। और उसके बाद बोला इसी प्रकार दूसरे और सातवें, सातवां नंबर में कौन है, 7, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है, और इसी प्रकार आगे जारी रहते, मतलब फिर 8वां और तीसरा, यानी ये 8 हो जाएगा यहाँ, फिर उसके बाद 13, तो 13 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यही आगे वाला सब पीछे चल जाएगा। ठीक है, अब बोला निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण व्यवस्थित करने के बाद दाएं से चौथा हो जा रहा, दाएं से चौथा कौन हो जा रहा, 9, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक समान है, चौथा जो है एक अलग है, तो चौथा कैसे अलग है, 169 13 का स्क्वायर है और कोई भी है ना, किसी का स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 13 को खाली एकमात्र स्क्वायर है, तो बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है। देखिए ये जो शब्द दिया है, पहले 5वें 9वें और 11वें अक्षरों से केवल पहले अक्षर को एक बार प्रयोग में लाते हुए एक शब्द बना दिया जा रहा है। ठीक है,
तो शब्द बनाने के लिए बोला जा रहा है। जैसे पहला पी है, उसके बाद बोल रहा है पांचवा एल है, उसके बाद बोल रहा है पांचवा हो गया, पहला पांचवा नौवा नंबर पे कौन है ए, फिर जो है 11वां लास्ट वाला ई है। ठीक है, ये शब्द जो है वह पहले अक्षर में प्रयोग में लाते हुए ये शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का तीसरा अक्षर बनेगा। अगर इसमें क्या क्या शब्द बनेगा, सबसे पहले क्या क्या शब्द बनेगा, तो एगो पील शब्द बनेगा। ठीक है, एगो पील बनेगा, एगो लिप बनेगा, हाँ, एगो पैल बनेगा। ठीक है, तो कौन सा शब्द जो है तीसरा अक्षर बनेगा, तीसरा अक्षर बनेगा। ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अंकों इतना का उपयोग करके 10,000 से बड़ी सभी संख्याओं का योग क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या में किसी अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 4 6 8। ये सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है। 2 4 6 8 से हमको एक ऐसा शब्द बनाना जो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, शुरुआत में 20,468, 20,684, 20,648 ऐसे शब्द बनेगा। ठीक है, वही बोल रहा है जितना संख्या बन रहा है ना वह सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर ए कितना आ जा रहा है, ये संख्या ये जो है ना बनने का चांस नहीं है, बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा। ABCDFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। चलिए हम लोग इसको उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़ा कर देते हैं। ABCDFG यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सब उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि D के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठा है, यानी D यहाँ बैठेगा तब ना इसके बाएं जो है 3 व्यक्ति बैठ रहा है। अब बोल रहा है डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी डी और ए, अगर यहाँ ए को बैठा देंगे तो इसके बीच में 2 को बैठ जा रहा है, 1 2। ठीक है, बी सी के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। बी जो है ना सी के दाएं से 5वें स्थान पर, अगर मान के चलिए सी को कहीं भी बैठाते हैं उसका 5वां नंबर पे कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए तो हाँ 5वें नंबर में जी ई के ठीक दाएं है लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा हुआ है, यानी जी जहाँ भी बैठा हुआ है ए के बाएं है और ई के जस्ट दाएं है। अगर मान के चलो कहाँ बैठाना पड़ेगा, अगर मान के चलो ई को यहाँ बैठाते हैं तो जी जस्ट दाएं हो जाएगा और ई के बाएं ही है, ऑलरेडी है, ए के बाएं ही है। ठीक है, किसी भी स्थान पर, हाँ, तो तब तो सी यहाँ बैठ जाएगा, फिक्स है, और 5वां नंबर में बी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ एफ, तो ये एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, ए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 भाग में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 20 गो है, 20 गो है। तो क्या करेंगे, सबको हम लोग चचर भाग में बांट देंगे, 4 भाग, जैसे ए खाली जगह डी एफ। ठीक है, फिर है जी आई खाली जगह एल, फिर है एम ओ पी खाली जगह, फिर है खाली जगह यू यू भी एक्स। ठीक है, फिर है वाई ए खाली जगह डी, ऐसे ही हमको भर देना है। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए के बाद कितना आया, जी यानी 6 जुड़ा, जी के बाद एम यानी 6 जुड़ा, तो एम के बाद 6 जोड़ेंगे, तो एम के बाद अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एम मेरा 13 है, एम मेरा 13 में आता ना, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 6 3 9 19, यानी एस हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, एस। ठीक है, एस हो जाएगा।
लास्ट सेकंड में एस है, हाँ 3 और 4 में लास्ट सेकंड में एस है, सही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ है एफ, एफ 6 नंबर में आता है और एल 12 नंबर में आता है, मतलब फिर 6 जुड़ा, तो एल से फिर हम लोग 12 नंबर जोड़ देंगे, तो एल 12 में 18, तो आर यहाँ हो जाएगा। लास्ट थर्ड जो है आर है, लास्ट थर्ड में आर है, बिल्कुल सही जा रहा है। डी, डी के बाद कितना जोड़ेंगे, पी, पी के बाद कितना है, पी 16 में और भी एस टी यू भी 22, तो इसमें भी 6 जुड़ रहा है, यानी इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो डी 4 होती है। अब 4 में हम लोग को जोड़ना है, 4 में हम लोग को जोड़ना 6 यानी 10, तो 10 कितना नंबर में आता है, जे, तो यहाँ जे हो जाएगा, ठीक है। देखिए एगो ई वाला डाले, ये एगो ई वाला, एगो ई वाला, जे आर एस। फर्स्ट में अब क्या हो जाएगा, यहाँ आई है, तो आई कितना नंबर में आता है, 9 नंबर में, आई 9 नंबर में आता है, हाँ आई 9 नंबर, तो 9 से हम लोग 6 घटा दें तो 3, तो 3 नंबर में कौन आता है, सी, तो ये सी हो जाएगा। तो सी जे आर एस, सी जे आर एस, लास्ट वाला बी डेफिनेटली होगा और कहीं मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13, सबको चेंज कर देना है भागों को सबको, और चेंज करने के बाद हमें क्या आंसर आएगा वो देखना है। सबसे पहले 13 लिखेंगे, 113, ठीक है। भागा को क्या लिखने बोला, गुना, तो गुना 4 लिख देंगे। फिर माइनस को क्या बोला, प्लस, तो 217 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गुना को फिर भागा करने बोला, फिर 7 लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस को फिर -4 लिख देंगे, ठीक है। अब 17 और 7 या 21, 7 एकम 7 यानी 31 बार में कट गया, प्लस 113 गुना 13 चौक 52, इधर 4, 452 हो जाएगा। 452 में 31 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 3 8 और 3 है, इसमें 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 479, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एक लौती पुत्री है। उसकी माँ जो है वह तुम्हारे पिता की एक लौती पुत्री है, उसकी माँ, अच्छा तब तो माँ ही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसकी माँ तुम्हारे पिता की एक लौती पुत्री है, तो ये मेरा माँ ही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ज़बरदस्त सवाल है, अगला वर्ड वाला ये चारों में से कौन वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है कलर, ऐसे किया, ये वाला इधर ले आया, फिर इधर, छायांकित भाग जो है वह ये वाला है, ज़्यादा डीप मतलब छाया किया है, ये वामा मतलब उल्टा तरफ जा रहा है, फिर उल्टा तरफ गया, फिर उल्टा तरफ गया, तो फिर उल्टा तरफ जा रहा है, तो उल्टा तरफ अगर मतलब वामावर्त जा रहा है, बाईं साइड जा रहा है, बाईं साइड, तो देखा जाए तो 3 नंबर में ये सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सब में बाईं साइड बाईं साइड बाईं साइड जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 6 तथा 3 ऐसे दिए गए कितने शून्य हैं जिनके ठीक पहले या बाद में 6 या 3 नहीं है। कितने शून्य हैं जो ठीक पहले या बाद में जो है आपका शून्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ए को देख लेते हैं, कोई कितने ऐसे शून्य हैं, ठीक है। एगो 0 5 ये वाला हो जाएगा, 3 और 6 से इसका मतलब नहीं है, और एगो ये वाला हो जाएगा 90, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 को ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। बाकी सब में देखिए इसके आगे पीछे 6 है, इसके आगे पीछे 3 है, इसके आगे पीछे 3 है, ठीक है, इसके आगे पीछे 6 है, इसके आगे पीछे 3 है, बाकी सब में, लेकिन 2 को नहीं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बेमिल छापा मारना, हमला करना, बचाव करना, घात करना, हमला करना, तो ये देखिए ये तो बहुत ईजी है। सबसे पहले बचाव करना, बचाव करना तो एक पॉजिटिव है ना, ये सारे तो नेगेटिव है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए विकल्पों में असंगत जोड़ना, बेसबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज। देखिए शतरंज जो है ना एक ऐसा गेम है जो इंडोर खेला जाता है, इंडोर यानी इंडोर में नहीं, इनडोर यानी घर के अंदर, ये सारे मैदान में खेला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, अनुमान क्या लगा जा रहा है,
अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन अपने विशेष करों पर कटौती नहीं किया है। क्या नहीं किया, इसका कटौती का जिक्र किया नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की कीमतों पर उत्तरदायित्व है, ये भी गलत जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, दोनों गलत है, मतलब इसके आधार पर सही नहीं है। ठीक है, ये कथन सही है, लेकिन इससे जो कथन दिया है उसके आधार पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 25 सेट ऐसे ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। यहाँ से अगर आप हमारी फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आप अगर जुड़ जाते हैं तो जितने भी प्रैक्टिस मॉडल जो हिंदी या मैथ या सॉल्व पेपर जो लेके आ रहा हूँ वो सारे प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी, तो प्लीज़ जुड़ रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।